आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज बात सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मणिपुर दौरे को सियासत के जानकार इसे रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद आज राहुल तीसरी बार राज्य के दौरे पर गए, लेकिन इस दौरे पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है। वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो मणिपुर गए हैं। तीसरा दौरा है उनका मणिपुर। मुझे लगता है कि वो कहीं अराजकता फैलाना चाहते हैं। मणिपुर में पहले भी गए थे, उसके बाद भी वहाँ पे दंगे हुए, वातावरण दूषित हुआ और जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर के लोग अपने पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। उसकी पीड़ा को अगर आप सिंपैथी के साथ समझते हुए इंटरवीन नहीं करते तो ये कलंक की तरह लगता है। देखिए, वो जाएं, विपक्ष के नेता हैं, वो जा सकते हैं, परंतु वहाँ जाकर आंख में घी मत डालें। यही जननायक का काम है। सबके घावों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, सब लोग सबके घाव बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को पॉलिटिकल टूर करने की आदत हुई है। जब वहाँ के हालात सुधर रहे हैं तो उस हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं। माहौल जो है मणिपुर, वो सामाजिक सद्भावना का माहौल नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का जाना वास्तविक है, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। ट्रेलर तो आपने देख ही लिया किस तरह से राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया राहुल गांधी मणिपुर जाकर हिंसा का राजनीतिकरण कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है नेता विपक्ष बनने के बाद उनसे गंभीरता की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा देखने को मिल नहीं रहा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सियासत हर गली में अपना मुकाम ढूंढ लेती है। ये दो तस्वीरें इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे की है, तो दूसरी तस्वीर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के असम और मणिपुर दौरे की है। राहुल गांधी ने असम के थलाइन यूथ केयर सेंटर और मणिपुर में जिरीबाम राहत शिविर का दौरा किया। दो दौरे और दोनों पर सियासी गलियारों में आरोपों की बौछार है। बीजेपी ठीक उसी समय राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर जाने पर सवाल उठा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए हैं, बीजेपी ने राहुल के दौरे में राजनीति खोजी और कांग्रेस पर राजनीतिकरण के आरोपों से मुझे जुबानी तीर चलाया। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है। वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है। वो जाएं, विपक्ष के नेता हैं, वो जा सकते हैं, परंतु वहाँ जाकर आंख में घी मत डालें। इतना निवेदन है कि वहाँ पर चीज़ें बड़ी मुश्किल से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है चीज़ें सामान्य करने के लिए, और हालात अब आगे से बहुत बेहतर है और स्कूल खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, वहाँ पर जीवन आज नॉर्मल है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे को लेकर सवालों की शक्ल में आरोपों की बौछार कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मणिपुर तो आप जानते ही हैं 3 मई 2023 से जल रहा है, और मणिपुर में जो घटना घटी थी उसका आज हम भुगत रहे हैं। वो जो माहौल जो है मणिपुर में, वो सामाजिक सद्भावना का माहौल नहीं है, शांति का वातावरण नहीं है, वहाँ कोई प्रशासन का नाम ही नहीं है। तो इस पृष्ठभूमि में, इस संदर्भ में एलओपी का जाना, नेता प्रतिपक्ष का जाना वास्तविक है। वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनके बीच में तो उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई
और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल, व्यापार घाटा है, इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? और तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, 50 युवा भारत के रूस के सेना में भर्ती हुए हैं, यानी कि यहां गरीबी है, बेरोजगारी यहां है। सवाल ये उठता है, क्या इन दोनों ही मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए? जिस समय प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और समृद्धि, मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हुए रूस गए, तो क्या हमें एकजुटता नहीं दिखानी चाहिए? क्या ऐसे समय पर सवाल उठाकर देश का मान बढ़ जाएगा? दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी असम से लेकर मणिपुर तक पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं, तो इस पर सियासत का बाजार क्यों सजाया जा रहा है? सवाल तो इस पर भी है कि आखिर 3 मई 2023 से अब तक मणिपुर क्यों सुलग रहा है? आखिर क्यों उपद्रव की चिंगारी शांत नहीं हुई? ऐसे दौरे अगर पीड़ितों के दर्द और मुसीबत पर मरहम से नजर आते हैं, तो इसमें सियासत बेचैन क्यों है? सोचिएगा जरूर। और अगर वाकई ये सब सियासत के हिस्से हैं, तो क्या ऐसी सियासत को जनता को स्वीकार करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी के रूस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। 2 दिन का यह दौरा भारत और रूस के लिए बहुत खास है। इस दौरे से न सिर्फ भारत और रूस के संबंध और बेहतर होंगे, बल्कि इस दौरे से भारत समूची दुनिया को नया संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है। क्या यह सिर्फ 2 मुल्कों के बीच की डील नहीं है, बल्कि 2 दोस्तों से भरी दिल की भी डील है। और जब डील में दोस्ती भी आ जाती है, वो और खास हो जाती है। और इसीलिए हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, उसका नाम रखा है डील, दोस्ती और मोदी। दुनिया के 2 बड़े लीडर्स, दोनों अच्छे मित्र, दोनों ताकतवर मुल्कों के सबसे ताकतवर नेता, रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मोर्चे पर गुफ्तगू करने के लिए दोनों एक बार फिर से साथ दिखने वाले हैं। जैसे ही मॉस्को की जमीन पर 22वें शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज उतरा, भारत रूस रिश्तों के नए अध्याय की कहानी भी शुरू हो गई। 5 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर हैं। ऐसा अध्याय जिसे चीन से लेकर पाकिस्तान वर्षों तक याद रखेंगे, तो एक तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी यहां से मौन संदेश गया है कि रूस और भारत ये दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सारी दुनिया की नजर पीएम मोदी के रूस दौरे पर है। खुद रूस का मानना है कि पीएम मोदी और पुतिन के मिलन से पश्चिम को खूब जलन होगी। बस दोनों के बीच डिनर वार्ता का इंतजार है। हालांकि ये मुलाकात कितनी अहम है, इसका इशारा प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान से जाते समय ही कर दिया था। उन्होंने लिखा था, भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों में मजबूत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत को लेकर उत्सुक हूँ। इन 2 ग्लोबल दोस्तों की पिछले 10 वर्षों में 16 बार मुलाकात हो चुकी है और हर मुलाकात दोस्ती के फेविकोल को और मजबूत करती नजर आई है। माना जा रहा है रूस का दौरा इस दोस्ती को नए मुकाम तक ले जाने की सीढ़ी बनेगा। भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दौरा भारत से लेकर रूस के लिए वर्तमान परिदृश्य में कितना अहम है, तो इसे ध्यान से समझिए। अमेरिका से लेकर तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ हैं। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा से रूस खुद को मजबूत समझ सकता है। भारत ने भी मौन संदेश दिया है कि भारत रूस का सच्चा दोस्त है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ये किसी देश के नेता की पहली मॉस्को यात्रा है जो लोकतांत्रिक हो और पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध के साथ साथ क्वाड का भी हिस्सा हो। उम्मीद ये भी है कि यूक्रेन से युद्ध को लेकर कोई नई सहमति की जमीन भी तैयार हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा से युद्ध के बजाय बुद्ध की बात करते आए हैं। मोदी की इस यात्रा की टाइमिंग भी अहम है,
क्योंकि इसी समय नाटो की 75वीं सालगिरह के मौके पर वॉशिंगटन में बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है रूस और यूक्रेन की जंग के बाद, और प्रधानमंत्री का पहला दौरा है उनके तीसरे टर्म में, और कहीं ना कहीं फोकस होगा कि कैसे इस पूरे शिखर सम्मेलन में, रूस और भारत के शिखर सम्मेलन में बड़ी बातों पे फोकस करा जा सके। जैसे जो मुद्दे हैं, आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं या कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे हैं, उन पे ज़रूर बातें होंगी और कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं। अहमियत की दूसरी वजह भी समझिए, व्यापार और रणनीतिक समझौते, जिसमें कई समझौतों पर मुहर लगने की संभावना है। भारतीय वायुसेना को सुखोई के नए हाईटेक वर्जन Su-57 मिलने से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मैंगो शेल्फ पर भी बात मुकम्मल हो सकती है। AK-203 गन की डील पर भी नई मुहर लगने की संभावना है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई पर भी बात आगे बढ़ सकती है। तो दूसरी तरफ क्रूड ऑयल समेत तमाम व्यापारिक मुद्दों पर भी बात आगे बढ़ेगी। India-Russia bilateral trade has seen a sharp increase in 2023-24. It has since touched close to $65 billion, primarily due to strong energy cooperation between India and Russia. With Indian exports of $4 billion and Indian imports being close to $60 billion, trade remains imbalanced, which is a matter of priority in our discussions with the Russian side. साथ ही भारतीय नागरिकों की रिहाई को लेकर भी चर्चा की उम्मीद है, जिन्हें रूस की सेना में भर्ती कराया गया था। The issue of early discharge of Indian nationals who have been misled into the service of the Russian army is also expected to figure in the discussions. 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया के दौरे पर निकल जाएंगे। मॉस्को से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से ठीक पहले हिंदू मुसलमान पर नया विवाद छिड़ गया है। इसके पीछे वजह है वो दुकान और ढाबे जिसमें हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी और उत्तराखंड में इस समय कई दुकानें और ढाबे ऐसे हैं जिनके मालिक तो मुसलमान हैं, लेकिन उनकी दुकानों के नाम हिंदू देवी देवताओं पर हैं। जी मीडिया की टीम ने इन दावों का रियलिटी चेक किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आस्था और धर्म के देश भारत में जब बात कारोबार की आती है तो मजहब की दीवार गिर जाती है। धर्म से मुसलमान लेकिन ढाबे का नाम वैष्णो देवी। यूपी और उत्तराखंड में ऐसे दर्जनों ढाबे चल रहे हैं जो चला तो मुसलमान रहे हैं लेकिन उनके नाम हिंदू धर्म के देवी देवताओं से जुड़े हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सावन के मौके पर जब शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं तो उन्हें इन्हीं नामों से ढाबे की तरफ खींचने की कोशिश होती है। ढाबे में कांवड़ यात्रियों के लिए अलग से व्यवस्था होने का दावा किया जाता है। इन ढाबों में वेज और नॉन वेज सब कुछ बनता है, लेकिन कांवड़ियों के सामने शुद्ध शाकाहारी ढाबा होने का दावा किया जाता है। वहीं कांवड़ियों को इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं होती कि ढाबा चलाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले इस मुद्दे को उठाते हुए यूपी के मंत्री कपिल देव ने बताया कि कैसे मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानों का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखकर कारोबार कर रहे हैं। से रेस्टोरेंट से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर जब कांवड़ निकलते तो कांवड़ में देश भर के लोग आते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि दुकान किसकी है, ढाबा किसका है। लेकिन जब किसी हिंदू देवी देवता के नाम से दुकान होती है, शिव ढाबा, वैष्णो ढाबा, ऐसे, तो उनके नाम से लोग समझते हैं कि ये वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी है, ऐसा मानकर। हिंदुओं के नाम पर कारोबार कर रहे मुसलमानों की सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने कई जगहों पर रियलिटी चेक किया और इस रियलिटी चेक में मंत्री कपिल देव के बयान की सच्चाई सामने आई। जी न्यूज की टीम जब बिजनौर के देहरादून नैनीताल हाईवे पर पहुंची तो वहां 20 से ज्यादा ऐसे ढाबे मिले जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हैं और इन्हें चलाने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं। इनमें श्री खाटू श्याम ढाबा, नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट, हिमालयन ढाबा, सैनी रेस्टोरेंट, पंजाबी ढाबा, न्यू पंजाबी रेस्टोरेंट और शिव ढाबा के नाम से ढाबे चल रहे हैं।
श्री खाटू श्यामपुरी ढाबा। नाम क्या है आपका? नाम मेरा सोनू। नहीं, दूसरा नाम क्या है? इरशाद। आपके ढाबे का नाम क्या है? नीलकंठ फैमिली ढाबा रेस्टोरेंट। तो ये अब दोबारा से बना रहे हैं, लेकिन पहले फैमिली रेस्टोरेंट था ना। हाँ, न्यू पंजाबी ढाबा। न्यू पंजाबी। यूपी के सहारनपुर में भी ऐसे ही हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कई ढाबे चलते पाए गए, जिसमें से एक था जनता वैष्णो ढाबा और उसके मालिक भी मुस्लिम समुदाय के ही निकले। जी न्यूज की टीम ने जब उनसे बात की तो उन्होंने दावा किया कि इस नाम से उन्हें पिछले 15 सालों से कोई परेशानी नहीं हुई और कांवड़ियों के लिए उनके यहाँ विशेष इंतजाम किए जाते हैं। कावड़ में तो ज्यादा सीवर लगे रहे तो वैसे ही खाना। तो आपके यहाँ आते हैं कावड़िए? नहीं, इतने नहीं आते, कम आते हैं। जी आते हैं थोड़े। यूपी के बरेली में भी हिंदू नाम से दुकान चलाने वाले एक मुस्लिम कारोबारी की जानकारी सामने आई। वहां चौधरी स्वीट्स के नाम से अहमद मियां कई सालों से दुकान चला रहे हैं और उसके पीछे दलील ये है कि हिंदू धर्म के लोग उनकी दुकान से मिठाई खरीदें, इसके लिए दुकान का नाम चौधरी स्वीट्स रखा गया। इस बीच हिंदू धर्मगुरु ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुस्लिम कारोबारियों को अपने धर्म के नाम पर दुकानें खोलने की नसीहत दी। अगर उन्हें अपने धर्म पर विश्वास नहीं तो हिंदू धर्म अपना ले। बरेली में ऐसी कई दुकानें हैं जो हिंदुओं के नाम पर चल रही हैं। पड़ताल में ये खुलासा हुआ कि कोहाड़ापीर क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान है जिसका नाम है चौधरी स्वीट। जब हमने पड़ताल की तो पाया गया कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति चलाता है, लेकिन वहाँ पर जो है चौधरी स्वीट नाम से रख रखा है क्योंकि वो क्षेत्र जो है हिंदू क्षेत्र है और वहाँ जो है ग्राहक जो है ज्यादातर हिंदू है। तो बताया गया कि ये ढाबे और दुकानें कई सालों से हिंदुओं के नाम पर चल रहे हैं और मकसद सिर्फ यही है कि कारोबार चले, चाहे नाम कोई भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात यूपी के लेट लतीफ टीचर पर सीएम योगी के हंटर की। दरअसल आज से यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू की गई थी, लेकिन शिक्षकों ने स्कूल से लेकर सोशल मीडिया पर आदेश का बॉयकॉट कर दिया। आज लाखों शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लेट लतीफी पर लगाम तो शिक्षकों का संग्राम। कभी कोई इमरजेंसी हो जाए या फिर तबीयत किसी की खराब हो जाए तो हम कहां से, बरसात हो रही है, कहां से हम डिजिटल अटेंडेंस में शामिल हो पाएंगे। डिजिटल हाजिरी पर क्यों मारामारी? महामारी के दौर में जो शिक्षक छात्रों को डिजिटल मीडियम से पढ़ा रहे थे, वही शिक्षक अब अपने लिए लागू डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तस्वीरें पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की हैं। प्रशासन के आदेश अनुसार आज से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन के इस आदेश का रियलिटी चेक करने जी न्यूज आज यूपी के कई स्कूलों में पहुंचा। कानपुर, फिरोजाबाद, उन्नाव, सीतापुर और लखनऊ के स्कूलों में कैमरा ने दस्तक दी तो सामने आया कि स्कूलों ने प्रशासन के इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। जितने भी शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं वो स्कूल पहुंचेंगे और जो टैबलेट स्कूलों में दिया गया है उसमें अपने फेस डिटेक्शन करके अटेंडेंस लगाने का काम करेंगे। ये निर्देश आज से सभी के लिए जारी हुए। हाथ में आप देख सकते हैं मैडम ने काली पट्टी बांध रखी है और काली पट्टी बांध के ये जो निर्देश है इसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। जितने भी संघ के पदाधिकारी हैं और जितने भी संघ हैं, चाहे वो उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो और जो प्राथमिक संघ हो, सभी ने इस बात का विरोध किया है। यूपी में ज्यादातर शिक्षक संघ ने यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और इसके पीछे उनकी दलील की लिस्ट भी काफी लंबी है। लेडीज की सुविधा के देखते हुए उन्हें थोड़ी हमें रियायत देनी चाहिए। कभी कोई इमरजेंसी हो जाए या फिर तबीयत किसी की खराब हो जाए तो हम कहां से, बरसात हो रही है, कहां से हम डिजिटल अटेंडेंस में शामिल हो पाएंगे। टीचर्स की तरफ से शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने भी शिक्षकों को थोड़ी रियायत दी है। पहले टीचर्स को सुबह 7:45 से 8 बजे के बीच डिजिटल हाजिरी लगाने का निर्देश था। अब इसे आधे घंटे बढ़ा दिया गया, यानी 8:30 तक शिक्षक हाजिरी लगा सकते हैं। सवाल उठता है कि जब सरकार की तरफ से आधे घंटे की रियायत पहले ही दी जा चुकी है, तबीयत से लेकर आपात स्थिति के लिए छुट्टी लेने का प्रावधान भी है, तो फिर डिजिटल हाजिरी से दिक्कत क्या है?
सरकारी स्कूलों में प्रॉक्सी टीचर का चलन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यानी अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को टीचर बनाकर पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और जो रियल टीचर होते हैं वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन टीचर्स को दे देते हैं। यानी कि इससे साफ है कि जब डिजिटल अटेंडेंस की तैयारी होगी तो इस पूरे के पूरे गैंग पर, इस पूरे के पूरे सिंडिकेट पर तगड़ा प्रहार होगा। तकनीक के इस दौर में वक्त के साथ कदम डालकर किसान और रेहड़ी लगाने वाले भी डिजिटल माध्यम से अपने काम को बढ़ा रहे हैं, तो फिर समाज को राह दिखाने वाला शिक्षक इससे दूरी क्यों बना रहा है? अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक खुद इसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।